मेरे सौतेले भाई ने एक ऐसा अजीब सिस्टम सेट कर दिया था जिसकी वजह से मैं चाहे जितनी भी जीतोड़ मेहनत कर लूं, परीक्षा में जितने भी मार्क्स लाता, वो हमेशा मेरे से सीधे डबल मार्क्स ले आता। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि हर एक चीज में वो हमेशा चालाकी से मेरे से आगे ही रहता था। सच तो ये है कि सारी रात दिन की मेहनत सिर्फ मेरी होती थी और मजे से मलाईदार फल वो आराम से बैठकर खाता था। कहानी यहाँ से शुरू हुई। कॉलेज का पहला दिन था। मैं अकेले ही अपना पुराना सूटकेस घसीटते हुए कैंपस की तरफ बढ़ रहा था और मेरे ठीक आगे चल रहे थे मेरे सगे माता पिता और उनके साथ था उनका लाडला गुबेशन। गुबेशन दिखने में किसी राजकुमार जैसा लग रहा था, महंगे कपड़े, ब्रांडेड घड़ी और सलीके से बने हुए बाल। अचानक उसने पीछे मुड़कर चिढ़ते हुए मुझसे कहा, भाई थोड़ा जल्दी चलो ना, इतनी धूप में क्या अपनी जान लोगे। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ की मुट्ठियां भिज गईं। कड़वा सच तो ये था कि मैं ही इस अमीर गू परिवार का असली बेटा हूं। जब मैं सिर्फ 2 साल का था तब मुझे किडनैप कर लिया गया था और एक गरीब गांव में बेच दिया गया था। वहां मैंने बहुत दुख झेले। 3 साल पहले जब मैं वापस आया तो मुझे लगा माता पिता मुझे गले लगाएंगे, लेकिन मुझे मिला तो सिर्फ उनका ताना और नफरत। उन्होंने मेरा 3 बार डीएनए टेस्ट कराया और बड़ी मजबूरी में मुझे घर में रखा। वो हमेशा मेरी तुलना गुबेशन से करते और कहते कि मैं गांव का गवार हूं। घर का सारा काम भी मुझसे ही कराया जाता था। मैंने सालों मेहनत की कि शायद कभी माता पिता का दिल पिघल जाए, लेकिन किस्मत हमेशा गुबेशन का ही साथ देती थी। मैं दिन रात पढ़ता तो वो मजे करके भी मुझसे ज्यादा नंबर ले आता। मैं धूप में मेहनत करता और वो आराम से रहकर भी फिट रहता। यहाँ तक कि इस बड़े कॉलेज में भी वो बिना किसी मेहनत के सीधे एडमिशन पाकर मेरा रूममेट बन गया। मेरी पूरी जिंदगी बस उसके सामने एक बैकग्राउंड बनकर रह गई थी। पर मिलिट्री ट्रेनिंग के तीसरे दिन सब कुछ बदल गया। ग्राउंड पर मैंने देखा कि एक छोटे से चांदी जैसे सफेद सांप की पूंछ लोहे के पाइप के नीचे दबी हुई थी। मुझे तरस आ गया। मैंने पाइप हटाकर उसकी जान बचाई और वो तुरंत वहां से भाग गया। मुझे लगा बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन असली खेल तो उस रात शुरू हुआ। रात को हॉस्टल के कमरे में बाकी सब सो चुके थे। मैं बेड पर लेटा हुआ अगले महीने के खर्चे की चिंता कर रहा था। उसी उलझन के पल में खिड़की से आती चांदनी की रोशनी में मुझे अपने बेड के पास वही चांदी का सांप दिखाई दिया। उसकी बॉडी चांदी जैसी सफेद चमक रही थी और आंखें कांच की तरह बिल्कुल साफ थीं। तभी मेरे कानों में एक ठंडी सिहरन पैदा करने वाली आवाज गूंजी, इंसान, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मैं इस दुनिया में फंसा हुआ 1000 साल पुराना नाग देवता हूं। तुमने मुझ पर दया दिखाई है, इसलिए तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। मैं तो बिल्कुल सुन्न हो गया। मैंने जोर से अपनी जांघ पर चुटकी काटी। एक तेज दर्द का एहसास हुआ, यानी ये कोई सपना नहीं था। मैंने बड़ी सावधानी से कंफर्म करने के लिए पूछा, क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूं? मेरे दिमाग में तुरंत एक नंबर कौंधा 100 करोड़। अगर इतने पैसे आ गए तो मुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, नहीं कभी खर्चे की चिंता होगी। मैं बस बोलने ही वाला था कि अचानक मेरी आंखों के सामने एक अजीब सी तैरती हुई स्क्रीन दिखाई दी, जैसे कोई लाइव चैट या कमेंट्स चल रहे हों। उस स्क्रीन पर लिखा था, धत्त तेरे की, इस नैन पेई के हाथ क्या खजाना लग गया भाई, इसने सच में नागदेवता की जान बचा ली। दूसरा कमेंट आया, ये खुद को खुदा का बंदा समझ रहा है। हंसी आ रही है मुझे, इसे क्या पता कि ये सब हमारे शियन भाई का मास्टर प्लान है। और फिर एक और कमेंट चमका, हाँ भाई, मत भूलो कि हमारे शियन भाई ने इसके साथ डबल रिवॉर्ड सिस्टम बांध रखा है। नैन पेई जो भी मांगेगा शियन भाई को उसका दोगुना मिलेगा। ये पढ़ते ही जैसे किसी ने मेरे सिर पर बर्फीला ठंडा पानी डाल दिया हो। उन कमेंट्स को देखकर मुझे समझ आया कि मैं जिस दुनिया में हूं वो किसी कहानी जैसी है और ये गुबेशन ही उनका चहेता हीरो है। 3 साल पहले उसने चालाकी से मुझे अपने इस डबल सिस्टम से बांध दिया था। मैंने चुपके से सामने वाली खिड़की की तरफ देखा जहां गुबेशन का बेड था। उसकी पलकें हल्की सी कांप रही थीं और उसके होठों पर एक बेहद बारीक सी मुस्कान थी। वो सोया नहीं था, वो जाग रहा था और बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि मैं कब अपनी विश मांगूं। मुझे इस तरह चुपचाप सोच में डूबा देख नागदेवता ने थोड़े उतावलेपन से कहा, जल्दी करो, मांगो। उधर मेरी आंखों के सामने वो कमेंट्स भी पागलों की तरह स्क्रॉल हो रहे थे। ये नागदेवता भी कम शातिर नहीं है। दुनिया बदलने वाली इच्छाओं का एक भारी नुकसान होता है। अगर विश का असर दूसरों पर या दुनिया पर बहुत ज्यादा पड़े तो उसका भयंकर बैकफायर होता है। इंसान या तो कंगाल हो जाता है या फिर सीधा ऊपर पहुंच जाता है। और आखिरी कमेंट ने तो मेरे होश उड़ा दिए। मुझे तो नैन पेई की बर्बादी साफ दिख रही है। वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा, पर हमारे शियन भाई का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि विश तो नैन पेई ने मांगी है ना, तो भुगतेगा भी वही। शियन भाई तो बस मजे लेंगे। मेरे अंदर एक खौफनाक डर बैठ गया। तो ये वजह थी कि गुबेशन ने इतनी आसानी से ये मौका मेरे हाथ लगने दिया। उन कमेंट्स के मुताबिक आगे चलकर इस नाइंसाफी की वजह से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। मैं जलन से अंधा होकर एक विलेन बन जाता और गुबेशन को फंसाने की नाकाम कोशिशें करता। नतीजा ये होता कि मेरे सगे माता पिता मुझसे नफरत करने लगते और उसके चाहने वाले मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालते और गुबेशन मेरी लाश पर पैर रखकर कामयाबी की बुलंदियों को छू लेता। मेरे सीने में गुस्से की एक आग सी भड़क उठी। मैं जानता था कि माता पिता के दिल में मेरी कोई जगह नहीं है और मैंने कभी गुबेशन की जगह लेने का ख्वाब भी नहीं देखा था। मैं तो बस अपने हिस्से का थोड़ा सा प्यार और हक चाहता था, लेकिन इसके बावजूद उसने मुझे अपनी आंख का कांटा समझा और मेरा वजूद मिटाने के लिए इस हद तक गिर गया। जब तय ही है कि मुझे विलन बनना ही है, तो फिर क्यों ना इसकी शुरुआत मैं अपनी मर्जी से करूं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने अपनी आंखें खोलीं और सीधे नागदेवता की तरफ देखकर कहा, नागदेवता, मैंने सोच लिया है। मेरी पहली इच्छा यह है कि मुझे रोज कम से कम 8 घंटे की सुकून की नींद मिले। मैं बस शांत खड़ा रहा, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो कमेंट्स पागलों की तरह उछलने लगे। लोग हैरान भी थे और मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे। एक कमेंट आया, अरे ये नैन पेई पागल हो गया है क्या? भला ये भी कोई मांगने की चीज है? तभी इसके माँ बाप इसे गंवार समझते हैं। दूसरा बोला, सामने आधी जायदाद और खानदानी रुतबा पाने का मौका था, पर इस बेवकूफ को बस सोने की पड़ी है। दिमाग बेच खाया है क्या? वहीं कुछ कमेंट्स गुबेशन के लिए थे। लो भाई, हमारे शियन भाई तो करोड़ों की दौलत और गजब के लुक्स का डबल रिवॉर्ड लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे, पर इस गवार ने सारा प्लान चौपट कर दिया।
इसे मौका मिला भी तो सिर्फ सोने का। इन कमेंट्स को देखकर मुझे अंदर ही अंदर एक सुकून मिला। ये लोग मुझे लालची और घमंडी समझ रहे थे। उनके शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली और वो बोले, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। जैसे ही वो रोशनी मेरे सीने में समाई, मुझे अपने शरीर और दिमाग में एक गजब का सुकून महसूस हुआ। और ठीक उसी पल सामने वाले बेड पर लेटे गु बेशन ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में साफ साफ घबराहट और एक गहरा गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो तड़प कर मुझे कुछ डांटना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, किसी अदृश्य और अनजान ताकत ने उसे जकड़ लिया। उसका खुद के शरीर पर से कंट्रोल खो गया और वो झटके से पीछे की तरफ जा गिरा। मैंने खुद को सुरक्षित करने के लिए नागदेवता से सुरक्षा की भीख मांगी। अब मेरे पास 2 वरदान और बचे थे। नागदेवता ने मुझे बहुत गहरी नजरों से देखा और मैंने बस चुपचाप सिर हिला दिया। देखते ही देखते वो एक बारीक चांदी की लकीर जैसे सांप की पूंछ में बदले और चुपके से मेरी कलाई के अंदरूनी हिस्से पर आकर चिपक गए। अगली सुबह वरदान के असर से मेरी आंख बिल्कुल सही समय पर खुली। 8 घंटे की गहरी और सुकून भरी नींद का जादू साफ दिख रहा था। कल दिन भर की जितनी भी थकावट और टेंशन थी वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। दूसरी तरफ मेरे बाकी के दोनों रूममेट्स ज़्याओ लेई और ली मिंग की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उनकी जान ही निचोड़ ली हो। आंखों के नीचे काले घेरे लिए वो सोते जागते हुए किसी तरह बेड से नीचे उतरे। जब उन्होंने देखा कि मैं एकदम तैयार होकर अपना बेड ठीक कर रहा हूं तो ज़्याओ लेई हैरान रह गया। वो बोला, गुनान, तुम सच में अजीब हो यार। रात भर हॉस्टल में इतना शोर हो रहा था, फिर भी तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे। ली मिंग ने भी सिर पकड़ते हुए हाँ में हाँ मिलाई। वही तो, इतना जोरदार शोर था कि मैं पूरी रात अपनी आंखें तक बंद नहीं कर पाया। मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। मैंने उनकी तरफ देखा और बिना किसी भाव के रूखे अंदाज में कहा, मैं क्या करूं, मेरी नींद शुरू से ही बहुत गहरी है। उन्होंने मुझ पर ध्यान देना छोड़ा और सीधे गु बेशन के बेड की तरफ बढ़े जो अभी तक चादर ताने सोया हुआ था। उन दोनों ने उसे पकड़कर जोर जोर से हिलाया। घबराकर उन्होंने उसकी सांसें चेक की, यहां तक कि उसके गाल पर चुटकी भी काटी, पर गु बेशन टस से मस नहीं हुआ। बस उसके शरीर से लगातार पसीना छूट रहा था और वो बेसुध पड़ा था। समय तेजी से निकला जा रहा था। आखिरकार दोनों रूममेट्स ने हार मान ली और गु बेशन को वैसे ही छोड़कर हड़बड़ी में अपनी चीजें समेटकर रूम से बाहर भागे। नतीजा ये हुआ कि वो दोनों मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए लेट हो गए और उस कड़क मिजाज डेविल इंस्ट्रक्टर ने उन्हें कड़ी सजा दे दी। धूप में उठक बैठक करते करते वो दोनों अधमरे हो गए और उनके दिल में गु बेशन के लिए नफरत और बढ़ गई। गु बेशन की आंख दोपहर बाद खुली। जब मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी तब वो घबराया हुआ ग्राउंड पर पहुंचा। इंस्ट्रक्टर भला ऐसा अनुशासनहीन बर्ताव कैसे बर्दाश्त करते। उन्होंने बिना रहम खाए उसे सबसे खतरनाक सजा सुना दी। ग्राउंड के पूरे 50 चक्कर काटो और जब तक खत्म न हो रुकना मत। महज कुछ चक्करों में ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया और पैर लड़खड़ाने लगे। आखिर में कॉलेज के काउंसलर को बीच में आना पड़ा। उन्होंने इंस्ट्रक्टर से मिन्नतें करके उसे रुकवाया, लेकिन शर्त रखी कि अगले दिन उसे 5000 शब्दों का माफीनामा लिखकर देना होगा। रात के 10 बज चुके थे और हॉस्टल का गेट बंद होने वाला था जब गु बेशन एक मरे हुए कुत्ते की तरह अपने पैर घसीटता हुआ रूम में दाखिल हुआ। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, देखा कि ज़्याओ लेई और ली मिंग मजे से बेड पर लेटे वीडियो गेम खेल रहे हैं। दिन भर का दबा हुआ उसका गुस्सा एक झटके में फूट पड़ा। वो उन पर चिल्लाने लगा। ज़्याओ लेई, जो खुद दिन भर की सजा भुगतकर गुस्से में बैठा था, ये सुनते ही भड़क गया। तेरा दिमाग खराब है क्या बेशन? हम दोनों ने कम से कम आधा घंटा तुझे उठाने की कोशिश की। चिल्लाते चिल्लाते हमारा गला बैठ गया, पर तू तो सुअर की तरह सो रहा था और अब उल्टा हम पर ही धौंस जमा रहा है। ली मिंग ने भी पीछे से तंज कसा। वही तो, हमें लगा तुझे कुछ हो गया है। हम तो 120 एम्बुलेंस को फोन करने वाले थे। गु बेशन ने अपना गला फाड़ते हुए पलटवार किया। खर्राटे? किसने खर्राटे लिए? तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। मैं सब जानता हूं। तुम दोनों मुझसे जलते हो और जानबूझकर मेरा नाम खराब कर रहे हो। मैं तुम्हें अपना भाई मानता था, इतनी महंगी जापानी डिश खिलाता था और तुम मेरे साथ ऐसा घटिया बर्ताव कर रहे हो। अब वो दोनों रूममेट्स भी कोई सीधे साधे गाय नहीं थे। भला वो ये इल्जाम कैसे सहते? देखते ही देखते उनके बीच भयंकर गाली गलौज और लड़ाई शुरू हो गई। ज़्याओ लेई ने चिल्लाकर कहा, अबे तुझसे कौन चलेगा? तू खर्राटे लेता है या नहीं ये पूरा हॉस्टल जानता है। तीनों के बीच की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पड़ोस के कमरों से लोग बीच बचाव करने आ गए। गुस्से में पागल गु बेशन चिल्ला रहा था कि उसके पैसों के एहसान वापस करो, जबकि ज़्याओ लेई और ली मिंग उसे ढोंगी, बेशर्म और मरा हुआ इंसान कहकर कोस रहे थे। वो बुरी तरह घिर चुका था। ज़्याओ लेई ने चिल्लाकर यहां तक कह दिया कि वो गु बेशन के खर्राटों का ऑडियो रिकॉर्ड करेगा और पूरे कॉलेज को सुनाएगा ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने आ सके। इस बात ने जलती आग में घी का काम किया। लेकिन ठीक उसी पल जब तीनों के बीच लड़ाई अपने चरम पर थी, अचानक गु बेशन की आवाज बंद हो गई। वो सीधे जमीन पर ढह गया। लेकिन तभी कमरे में वही जानी पहचानी खर्राटों की भयानक आवाज फिर से गूंजने लगी। उस आवाज को सुनकर वहां मौजूद हर इंसान का मुंह ऐसा बन गया जैसे उन्होंने जिंदा मक्खी निगल ली हो। दोनों रूममेट्स ने घबराकर किसी तरह गु बेशन को उठाकर बेड पर लिटाया। जब उन्होंने देखा कि मैं इन सब से बेफिक्र अपने बेड पर सोने की तैयारी कर रहा हूं तो उनका गुस्सा मेरे ऊपर फूट पड़ा। ज़्याओ लेई चिल्लाया, गुनान, तुम मर गए हो क्या? तुम तो गु परिवार के टुकड़ों पर पलने वाले एक गरीब स्टूडेंट हो ना? गु बेशन की ये हालत है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। ये सुनकर मुझे समझ आया कि गु बेशन ने पीठ पीछे मेरे बारे में हॉस्टल में क्या बकवास फैला रखी थी। मैं अपने ऊपर के बेड पर उठकर बैठा और ठंडे अंदाज में उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, वो सोया है, मरा नहीं है। कल सुबह मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग है और तुम्हारे चक्कर में रात भर जागने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतना कहकर मैंने उनके चौंके हुए और बदसूरत चेहरों को देखना बंद किया और अपने बेड का पर्दा खींच लिया। मेरे पीछे वो दोनों दबी आवाज में हैरानी से फुसफुसा रहे थे और उनके बीच में गु बेशन के खर्राटे लगातार गूंज रहे थे। अगले ही दिन यह खबर पूरे कॉलेज में फैल गई कि गु बेशन अचानक किसी अजीब बीमारी का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से वो दिन में 16-16 घंटे सोने के लिए मजबूर है। बदनामी बहुत तेजी से फैली।
आखिरकार गुबेशन का सब्र टूट गया और उसने हॉस्टल के नीचे मेरा रास्ता रोक लिया। वो गुस्से से तमतमाया हुआ मेरे सामने आया। उसका चेहरा, जो कभी बड़ा हैंडसम हुआ करता था, इस वक्त नफरत में विकृत लग रहा था। उसने बहुत ही दबी और हिंसक आवाज में कहा, गुनान, तुम कमीने, क्या ये सब तुमने जानबूझकर किया है? मैंने बहुत ही शांत रहकर जवाब दिया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मैं ये जानता हूं कि तुम मम्मी पापा के सामने मेरे बारे में जहर उगलते हो ताकि वो मुझे घर से निकाल दें? मैंने थोड़ा रुककर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, या फिर मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तुम सोते समय सुअर की तरह खर्राटे लेते हो। इसे जानने के लिए मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं है। वो गुस्से के मारे थर थर कांपने लगा। उसकी जहरीली आंखें मुझे इस तरह देख रही थीं मानो वो मेरा कत्ल कर देगी। उसके सिर के ऊपर तैरते हुए वो कमेंट्स भी पागलों की तरह स्क्रॉल हो रहे थे जो मुझे कोस रहे थे। मेरा दिल अंदर से बिल्कुल शांत था। मेरे ही सामने उसने माँ का नंबर मिलाया और बेहद रोनी और लाचार आवाज में बोला, मम्मी, भाई मुझे बहुत परेशान कर रहा है। उसने मुझे सरेआम तमीजहीन कहा और मेरे खर्चे के पैसे भी छीनना चाहता है। मम्मी, मैं यहाँ कॉलेज में ठीक से रह भी नहीं पा रहा हूँ। उसने हमेशा की तरह सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। फोन पर माँ की चीखने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। क्या उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे लाडले को परेशान करे? बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अभी के अभी उसके सारे पैसे रोक रही हूँ। उसे एक धेला भी नहीं मिलेगा। देखने दो मुझे वो कैसे जिंदा रहता है। फोन कटते ही गुबेशन के चेहरे का वो रोना गायब हो गया और उसकी जगह एक घमंडी जहरीली मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर ऊंचा किया और बोला, सुना तुमने गुनान, अब तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफी मांगो। अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो शायद तुम्हें मेरे बचे हुए खाने में से कुछ मिल जाए। उधर हवा में तैरते कमेंट्स और ज्यादा खुश हो रहे थे। शियन भाई ने क्या दिमाग चलाया है? नैनपेई का सारा दाना पानी बंद कर दिया। अब वो गुस्से में आकर नाग देवता से कोई बड़ी विश मांगेगा और बदला लेने की कोशिश करेगा, और वो जो भी मांगेगा उसका डबल तो हमारे शियन भाई को ही मिलेगा। गु परिवार की इतनी बड़ी जायदाद के सामने ये 8,000 की पॉकेट मनी तो कुछ भी नहीं है। इतने में तो शियन भाई के कुत्ते का खाना भी नहीं आता। आखिर आगे चलकर पूरी कंपनी तो शियन भाई को ही संभालनी है। उधर हवा में तैरते उन कमेंट्स को देखकर मुझे उनकी असलियत समझ आ रही थी, लेकिन मैंने गुबेशन की उम्मीद के मुताबिक कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने पहले की तरह डरने या गिड़गिड़ाने का नाटक बिल्कुल नहीं किया। इतना कहकर मैं उसके पास से निकल गया और सीधा अपने हॉस्टल के कमरे की तरफ बढ़ गया। हाँ, जेब में एक फूटी कौड़ी न होना थोड़ी परेशानी की बात थी, पर मुझे इसका कोई डर नहीं था क्योंकि मैं जानता था कि एक जबरदस्त पलटवार का सही मौका बहुत जल्द आने वाला है। कॉलेज की स्टार पार्टी आने वाली थी। हवा में तैरते उन कमेंट्स के मुताबिक मूल कहानी में मैं इसी पार्टी के दौरान गुबेशन के लिए एक विश मांगने वाला था कि वो सुपर हैंडसम बन जाए, और मेरी उस विश के कारण गुबेशन को डबल खूबसूरती मिलने वाली थी। इस वक्त ऑडिटोरियम में खचाखच भीड़ थी और माहौल काफी गर्म था। यह खबर फैल चुकी थी कि कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का ही नए छात्रों की तरफ से स्टेज पर भाषण देने वाला है। कई सीनियर लड़कियां और सीनियर्स भी सिर्फ उस तथाकथित हैंडसम हंक को देखने आए थे, लेकिन अब स्टेज पर जाने का वक्त हो चुका था और गुबेशन के चेहरे या रूप में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था। इसलिए वो अपनी आदत से मजबूर होकर एक बार फिर मुझे उकसाने के लिए मेरे पास आया। उसने बड़े घमंड से कहा, गुनान, सच तो यह है कि असली छात्र प्रतिनिधि तुम होने वाले थे। जानते हो क्यों टीचर ने आखिरकार मेरा नाम तय किया? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं क्योंकि मैं उससे बात करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो खुद ही आगे बोलने लगा, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी इमेज और मेरा क्लास तुमसे कहीं बेहतर है। तुम उतने हैंडसम नहीं हो और न ही तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड है। तुम्हारी किस्मत में पूरी जिंदगी मेरे साए में रहना और मेरे पैरों तले कुचले जाना ही लिखा है। भले ही मैं उन कमेंट्स को न देखता, तब भी मुझे समझ आ जाता कि ये उसकी कोई पुरानी चाल है। मैंने ऐसा नाटक किया मानो मैं उसकी बातों से बहुत ज्यादा भड़क गया हूँ। मैंने गुस्से का अभिनय करते हुए कहा, मेरे सामने इतने नवाब मत बनो। क्या पता मैं अभी अपना शरीर थोड़ा सा हिलाऊं और अचानक एक हैंडसम लड़का बन जाऊं। मेरी ये बात सुनते ही गुबेशन के चेहरे पर एक पल के लिए अपनी योजना के कामयाब होने की चमक कौंध गई। मैंने भी उसकी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और मन ही मन नागदेवता का आह्वान करते हुए अपनी दूसरी इच्छा मांगी। मैं चाहता हूं कि मेरा वजन हमेशा लगभग 70 किलोग्राम के आसपास ही रहे। नागदेवता ने एक बेहद अजीब और उलझन भरे चेहरे के साथ मुझसे कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना होते ही हवा में तैरते कमेंट्स का बॉक्स जैसे पागल हो गया। लोग हंस हंसकर लोटपोट हो रहे थे। भाई, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूं। कौन भला आदमी ऐसी विश मांगता है? क्या नैनपेई की विश पूरी हुई? मुझे तो उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा। ऊपर वाले भाई, तुम गलत नहीं कह रहे। वो बिल्कुल वैसा ही है, बस उसने थोड़े ढंग के कपड़े पहन लिए हैं, पर उसका चेहरा सचमुच बेमिसाल लग रहा है। लेकिन रुको, ये क्या हो रहा है? तभी लाउडस्पीकर पर मैनेजर की आवाज गूंजी, अब मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे नए छात्र प्रतिनिधि गुबेशन को स्टेज पर भाषण देने के लिए आमंत्रित करता हूं। पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट, सीटियों और फैंस की चीख पुकार से गूंज उठा। हर कोई अपनी गर्दनें उठा उठाकर उस सबसे हैंडसम चेहरे को देखने के लिए बेताब था। गुबेशन बेहद गर्व के साथ धीरे धीरे स्टेज के केंद्र की तरफ बढ़ा। वो अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा को बहते हुए साफ महसूस कर सकता था। उसके चेहरे के नैन नक्श अंदर ही अंदर बदल रहे थे। वो अपनी अंदरूनी खुशी और घमंड को छुपा नहीं पा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, आज मैं सबको एक ऐसा सरप्राइज दूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही स्टेज के नीचे बैठी पूरी ऑडियंस की नजर स्टेज पर चढ़े गुबेशन पर पड़ी, पूरे ऑडिटोरियम में एक अजीब सा भयानक सन्नाटा छा गया, मानो वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गई हों। उधर गुबेशन इस सन्नाटे को अपनी खूबसूरती का खौफ और दीवानगी समझकर मन ही मन बेहद संतुष्ट और मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि हर कोई उसकी बेमिसाल खूबसूरती को देखकर दंग रह गया है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ थी। उसने अनजाने में ही अपनी नजरें नीचे की तरफ घुमाई।
उसका शरीर जो पहले काफी दुबला पतला हुआ करता था, न जाने कब अचानक एक बहुत बड़े घेरे की तरह फूल चुका था। उसके हाथ और बाजू भी मोटे और गोल मटोल सुअर जैसे हो चुके थे। एक पल के सन्नाटे के बाद स्टेज के नीचे से अचानक चीखने चिल्लाने की एक जबरदस्त आवाज आई। पूरी ऑडियंस आपस में कानाफूसी करने लगी। हर कोई कह रहा था कि पूरे कॉलेज में क्या कोई लड़का नहीं बचा था। उन्होंने कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का, स्कूल हंक चुनने के लिए इतने बदसूरत लड़के को कैसे ढूंढ निकाला। वेलकम पार्टी का ये नजारा किसी बवंडर की तरह था, जिसने पूरे कैंपस और सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। इस तरह अचानक अर्श से फर्श पर आ जाने और इस भयानक बेइज्जती ने घमंडी गुबेशियन को पूरी तरह से पागल कर दिया था। डॉक्टरों ने कई तरह की पेचीदा जांच करने के बाद ये नतीजा निकाला कि किसी अज्ञात वजह से उसके शरीर में गंभीर सूजन आ गई है और उन्होंने उसे निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। मम्मी पापा ने कसम खाई कि वो उसकी इस बीमारी को ठीक करवा कर ही रहेंगे, लेकिन गुबेशियन अपने दिल में सच्चाई अच्छी तरह जानता था। वो तुरंत अस्पताल से सीधे हॉस्टल के कमरे में भागा चला आया। कमरे में कदम रखते ही उसने मुझ पर गालियों की बौछार कर दी। वो चिल्लाया, गुनान, तुम कमीने, तुम मूर्ख इंसान, तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। मैंने उसकी तरफ बड़े रहम की नजरों से देखा। मेरी आवाज इस वक्त उसके लिए किसी शैतान की फुसफुसाहट जैसी थी। मैंने कहा, गुबेशियन, लगता है तुम अभी तक हालात को समझ नहीं पाए हो। मैंने थोड़ा रुककर अपनी बात जारी रखी। जरा अंदाजा लगाओ, अगर मैंने नाग देवता से अपनी तीसरी इच्छा ये मांग ली कि मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा 80 और 120 के बीच ही रहे, तो तुम्हारे साथ क्या होगा। मेरी ये बात सुनते ही उसके चेहरे का गुस्सा पल भर में जम गया। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसने खौफ से कांपती आवाज में कहा, तुम जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो। भाई, तुम मेरे सगे भाई हो। मुझसे नासमझी हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना कहने के बाद वो बदहवास होकर हॉस्टल के कमरे से बाहर भाग गया। मुझे एक फोन कॉल के जरिए वापस गु परिवार के बंगले पर बुलाया गया। मेरे पापा मुख्य सोफे पर बैठे थे। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, घुटनों के बल बैठ जाओ। मेरी माँ एक तरफ बैठकर रो रही थी और उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ शिकायत और निराशा भरी थी। वहीं गुबेशियन माँ के ठीक बगल में बैठा हुआ था और उसकी आंखें रोने की वजह से पूरी लाल हो चुकी थीं। मुझे देखते ही उसका चेहरा लाल हो गया। मैं अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा रहा और शांत आवाज में पूछा, पापा, आखिर मैंने क्या गलत किया है जो मुझे घुटनों के बल बैठने के लिए कहा जा रहा है। मेरे पापा ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ही सवाल पूछ रहे हो। तुम इस बात से जलते हो कि तुम्हारा भाई नए छात्रों का प्रतिनिधि बना है, इसीलिए तुमने घटिया हथकंडे अपनाकर उसे जहर दिया और इस हालत में पहुंचाया। हमारे गु परिवार का नाम तुमने पूरे कॉलेज में मिट्टी में मिला दिया है। मेरी माँ भी रोते हुए चिल्लाई, गुनान, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो। बेशी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम उसे इस तरह नुकसान पहुंचाना चाहते हो। वो तुम्हारा सगा भाई है। मैं अंदर ही अंदर ठंडी मुस्कान मुस्कुराया। मैंने उसे नुकसान पहुंचाया? आखिर किस बुनियाद पर ये लोग कह रहे हैं कि मैंने उसे चोट पहुंचाई है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इनके सामने रोया और उसने हमेशा की तरह नौटंकी की। तभी गुबेशियन ने अपनी रोनी आवाज में फिर से आग में घी डालने का काम किया। पापा, मम्मी, मैं जानता हूं कि गलती मेरी ही है। मुझे भैया से उलझना नहीं चाहिए था। आखिर वह आपके सगे बेटे हैं। मुझे लगता है कि मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर होगा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुझे डर है कि कहीं मैं अपनी जान से हाथ न धो बैठूं। ये सुनते ही पापा और मम्मी तुरंत चौकन्ने हो गए। तुम्हारा क्या मतलब है बेशन? गुबेशियन फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने मुझे धमकी दी है। उन्होंने कहा कि वो मुझसे इन सारे सालों का बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जगह सारी सुख सुविधाएं मुझे मिली। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक सबक है और अगर मैंने आगे कभी भी उनसे जायदाद का हिस्सा मांगने की हिम्मत की तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पापा, मैं अभी सिर्फ 18 साल का हूं। मैं अभी मरना नहीं चाहता। ये सुनकर मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या गुनान, तुम सच में एक आस्तीन के सांप निकले। सिर्फ जायदाद के लालच में तुम अपने ही भाई की जान लेना चाहते हो। मेरी माँ ने भी मुझे बुरी तरह फटकारते हुए कहा, निकल जाओ यहां से। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम ऐसे निकलोगे तो मैं तुम्हें कभी पैदा ही नहीं करती। अभी के अभी दफा हो जाओ। मैंने भी बहुत ही शांत रहकर उनकी तरफ देखा। मुझे ऐसे पक्षपाती और अंधे माता पिता की कोई जरूरत नहीं थी। मैं बिना पीछे मुड़कर देखे हमेशा के लिए गु परिवार के उस बंगले से बाहर निकल गया। मेरे इस तरह बिना डरे और बिना गिड़गिड़ाए चले जाने से मेरे माता पिता का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। गुबेशियन को दिलासा देने के लिए और मेरे सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद करने के इरादे से उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। ठीक एक हफ्ते बाद उन्होंने गुबेशियन के लिए 18वें जन्मदिन की एक बेहद भव्य और आलीशान पार्टी रखी। पार्टी के सबसे खास मोड़ पर मेरी माँ ने सरेआम यह ऐलान कर दिया कि गुबेशियन ही गु परिवार की पूरी धन दौलत और जायदाद का इकलौता वारिस एयर होगा। वो इतने पर ही नहीं रुके। इस बड़े मौके पर उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए एक इन्विटेशन कार्ड, निमंत्रण पत्र भी भेजा। वे चाहते थे कि मैं अपनी आंखों से गुबेशियन को उस सारी शोहरत और दौलत के शिखर पर जाते हुए देखूं। वे देखना चाहते थे कि मैं कैसे पछतावे और जलन की आग में तड़पता हूं। लेकिन अफसोस, मैं उस पार्टी में गया ही नहीं। मैं उस पार्टी में बिल्कुल नहीं गया। इसके बजाय मैंने वो इन्विटेशन कार्ड अपने एक छोटे भाई चेले को थमा दिया। जैसे ही मुझे इस बात की पक्की खबर मिली कि गु परिवार की सारी जायदाद कानूनी तौर पर गुबेशियन के नाम ट्रांसफर हो चुकी है, वैसे ही मैंने अपनी प्यारी माँ के पास 2 बहुत बड़े सरप्राइज गिफ्ट भेजने का इशारा कर दिया। पहला तोहफा मेरे पापा और गुबेशियन की डीएनए पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट थी। असल में जवानी के दिनों में मेरे पापा को एक सौतन दूसरी औरत से प्यार हो गया था, लेकिन बाद में शॉर्टकट का रास्ता चुनने और बिना मेहनत के अमीर बनने के चक्कर में उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली और उस दूसरी औरत को अपनी गुप्त रखैल बनाकर रखा। लेकिन माँ हमेशा चालाक थीं। उन्होंने कंपनी के शेयर्स और प्रॉपर्टी की कमान अपने हाथों में रखी थी। इसीलिए पापा और उनकी रखैल ने मिलकर ये साजिश रची और अपने नाजायज बेटे को एक अनाथ का मुखौटा पहनाकर गु परिवार में एंट्री दिला दी। उन्होंने मुझे, जो कि इस परिवार का असली वारिस था, रास्ते से हटाकर उसे मेरी जगह बिठा दिया ताकि वो पूरी जायदाद पर कब्जा कर सकें। यह पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट माँ के लिए किसी परमाणु बम के धमाके जैसी थी। इस तगड़े झटके को मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बेहोश होते होते बचीं।
लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरा बड़ा तोहफा था, इस बात का पक्का सबूत कि गु बेइशन ही माँ को पीठ पीछे धीरे धीरे ड्रग्स दे रहा था। इस दूसरे झटके ने मेरी माँ को अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। वो आज तक खुद को खुशनसीब समझती आ रही थी, लेकिन आज जाकर उन्हें पता चला कि उनके सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों ने ही मिलकर उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची थी। उन्होंने न सिर्फ अपनी सौतन के बेटे को पाला बल्कि उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। वो पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बनकर रह गई थीं। इस भयानक धोखे और बेइज्जती के एहसास ने उन्हें स्टेज पर ही पूरी तरह तोड़ दिया। वो आलीशान और गौरवशाली दिखने वाली बर्थडे पार्टी एक बहुत बड़े और गंदे स्कैंडल में बदलकर खत्म हुई। ये तमाशा लंबे समय तक उनके पूरे बिजनेस और हाई प्रोफाइल सर्कल में हंसने का जरिया बना रहा। इसके बाद मेरी माँ ने कोई रहम नहीं दिखाया। मेरे पापा और उस दूसरी औरत पर मानव तस्करों के साथ मिली भगत करके अपने ही सगे बच्चे को बिकवाने के जुर्म में केस दर्ज हुआ। इसके साथ ही माँ ने पापा को पूरी प्रॉपर्टी हड़पने के धोखेबाजी के केस में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। रही बात गु बेइशन की, तो माना कि वो इस पूरी साजिश के वक्त नाबालिग था, इसलिए वो जेल जाने से तो बच गया, लेकिन माँ का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने सरेआम एक बयान जारी करके गु बेइशन की इस जालसाजी का पर्दाफाश कर दिया। एक दिन वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। माँ की मार खाने की वजह से उसका चेहरा किसी सूजे हुए सुअर जैसा लग रहा था। उसने बेहद जहरीली नज़र से मुझे देखा और गुर्राते हुए कहा, गुनान, तुम बहुत ही कमीने और शातिर इंसान हो। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी असली पहचान सबके सामने लाकर तुम मुझसे जीत जाओगे? मैं तुम्हें बता दूं कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये पूरी जायदाद और दौलत अब कानूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ मेरी है। लेकिन मैं बस टिकटिकी लगाकर उसे देखता रहा। मैंने कहा, ओह, क्या तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश नहीं हो रहे? भूल गए, मेरे पास अभी भी एक आखिरी विश बाकी है। तुम्हें पीछे छोड़ने में मुझे बस कुछ ही मिनट लगेंगे। ये सुनते ही गु बेइशन अंदर से हिल गया। उसने जबरदस्ती अपने दिल के डर को छुपाया और मुझे उकसाते हुए बोला, अगर तुम में दम है तो अभी के अभी वो विश मांगो। तुम चाहे जितने भी पैसे मांग लो, मुझे तो उसका डबल ही मिलेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। गए आगे। मैंने गु बेइशन के ठीक सामने आखिरी बार नागदेवता का आह्वान किया। मैंने बहुत ही आराम से अपनी तीसरी इच्छा उनके सामने रखी। मैं चाहता हूं कि हर दिन जब मैं सो नहीं रहा हूंगा तब मेरे बैंक अकाउंट में कानूनी तौर पर हर घंटे 0.000 युआन आते रहें। गु बेइशन पहले तो सन्न रह गया और फिर अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ा। गुनान, क्या तुम पागल हो गए हो? भले ही मैं दिन में सिर्फ 8 घंटे जागता हूं, लेकिन मेरे पास डबल सिस्टम है। इस हिसाब से मैं फिर भी रोज के 1.6 मिलियन युआन कमाऊंगा। तुम इसके दम पर मुझे पीछे छोड़ना चाहते हो? हाँ, अगले जन्म में सोचना। मैंने उसकी बकवास पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी बात को बहुत ही शांति से आगे बढ़ाते हुए कहा, इसके अलावा जब मैं सो रहा हूंगा तब मेरे भाई को हर घंटे मेरी तरफ से 200,000 युआन मिलेंगे। वो दिन में 8 घंटे सोता है, हर घंटे 200,000 युआन कमाता है, और फिर शियन भाई के लिए हर घंटे 200,000 युआन। रुको, यहां हवा में तैरते कमेंट्स बुलेट स्क्रीन अचानक थम गए और लोग पागलों की तरह गणित लगाने लगे। अरे भाई रुको, यहां कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। गुनान की विश है कि वो सोते समय अपने भाई को 200,000 युआन ट्रांसफर करेगा। लेकिन शियन भाई का भाई कौन है? शियन भाई का भाई तो खुद गुनान है। यानी सिस्टम के डबल नियम के मुताबिक शियन भाई को इसका 2 गुना गुनान को ट्रांसफर करना पड़ेगा। बाप रे, इसका मतलब यह हुआ कि गुनान के सोने के दौरान शियन भाई को हर घंटे अपने पास से 400,000 युआन गुनान को देने होंगे। इस तरह गुनान बिना कुछ किए रोज के 6.4 मिलियन युआन कमाएगा और शियन भाई को अपनी जेब से हर दिन 3.2 मिलियन युआन चुकाने पड़ेंगे। इसी मोड़ पर गु बेइशन को भी अचानक पूरा गणित समझ आ गया। उसके चेहरे का वो घमंडी और जहरीला सुकू पल भर में पत्थर जैसा सख्त हो गया। अगले ही पल उसे एक भयानक चक्कर आया और वो सीधे जमीन पर ढेर हो गया। नाग देवता ने मेरी तीनों इच्छाएं पूरी कर दी थीं। उन्होंने बेहद भारी और अनमने मन से मेरी कलाई से वो ब्रेसलेट कंगन उतारा। अब उनकी आंखों में वो पहली मुलाकात जैसी चमक और रौब नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा खो दी हो और उनका देवत्व धीरे धीरे गायब हो रहा हो। तभी हवा में तैरते कमेंट से मुझे एक और चौंकाने वाला सच पता चला। वो कोई असली नाग देवता नहीं थे, बल्कि असल में एक सर्प असुर सांप का दैत्य थे। ऊपर से तो वो अपनी साधना और तंत्र के दम पर इंसान की इच्छाएं पूरी करते थे, लेकिन उनका असली मकसद इच्छा पूरी होने के बाद इंसान के भीतर पैदा होने वाली नकारात्मक ऊर्जा, जलन, लालच, नफरत को सोखना था, ताकि वो खुद को शक्तिशाली बना सकें। लेकिन अफसोस, इस बार उनका पाला मुझसे पड़ गया था। मेरी पहली 2 इच्छाओं से उन्हें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं मिली और मेरी तीसरी इच्छा का पूरा बोझ गु बेइशन के सिर पर जा गिरा था। गु बेइशन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, लेकिन वो सर्प असुर गु बेइशन से सीधे तौर पर ऊर्जा नहीं सोख सकते थे। नतीजा यह हुआ कि मुझसे कोई ऊर्जा न मिलने के कारण उस सर्प असुर की सैकड़ों सालों की तपस्या और साधना पल भर में मिट्टी में मिल गई। अब मुझे ये साफ हो गया था कि आगे चलकर वो सर्प असुर कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लायक नहीं बचेगा। उधर गु बेइशन पूरे 16 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने सबसे पहला काम अपना बैंक अकाउंट चेक करने का किया। जैसा कि तय था, उसके अकाउंट से पूरे 3.2 मिलियन युआन गायब हो चुके थे। ये